बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन अकेडमी चैनल। 12 माह के इस कोर्स में तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम एस्पेरेंट्स को खुशामदीद। ये जो 12 माह का कोर्स है, ये तमाम जुडिशल इम्तहानात देने वाले सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, इंस्पेक्टर लीगल व दीगर जितनी भी तरह के जुडिशल इम्तहानात हैं उनके लिए। इसके अलावा वो प्रैक्टिस करने वाले वकला के जो ये चाहते हैं कि वो इस 12 माह में इस हद तक कानून पे अबूर हासिल कर लें कि ना सिर्फ उनकी अलग आइडेंटिटी बन जाए बल्कि वो एक ब्रांड की शक्ल में उभर कर सामने आए और उनकी अलग शनाख्त हो। तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे चैनल ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इतना कीमती है कि ये देखें कि जब भी आपके पास कोई ज़मीन का, जायदाद का, मार्केट का, कमर्शियल हो या कोई भी चीज़ हो जिसका ताल्लुक लैंड से होगा, ज़मीन से होगा, वो ज़मीन किसी की भी शक्ल में हो, प्लाजों की शक्ल में हो, मार्केटों की शक्ल में हो, टाउन की शक्ल में हो, एनीवन कुछ भी हो, तो आपको आज का लेक्चर बहुत काम आएगा। इसको बहुत गौर से समझें। आज हम पढ़ रहे हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट कि जो कोर्ट होती है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है। यानी कि हम आज ये पढ़ना चाहते हैं कि अगर दो लोगों का तनाज़ा चला है एक जायदाद पे, मिसाल के तौर पे मैं खानपुर में रहता हूँ, मेरा तनाज़ा चलता है जायदाद का कि मैंने अपना मकान किराए पे दिया और जाहिद ने जो मेरा किराएदार था उसने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। अब हमारा जो तनाज़ा चला कि मैं केस किस कोर्ट में दायर करूँ, क्या मैं खानपुर में दायर करूँ या मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं खानपुर में दायर ना करूँ, मैं रहीम यार खां जाके दायर करूँ, या यूं कि जाहिद शिफ्ट हो जाता है रहीम यार खां या किसी और इलाके में चला जाता है, तो क्या मैं वहाँ जाके केस दायर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो एक एक शक आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो आपकी बड़ी रहनुमाई करेंगे। तो किस इलाके की कोर्ट को अख्तियार हासिल है कि आपका केस ले, तो हम इसको शुरू करते हैं। ये इसके अब अपनी कॉपी निकाल लें और अपने पेन वगैरह निकाल लें और पहली हेडिंग दे रेलिवेंट प्रोविजन, यानी स्टार्ट में तो लिखें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। इसका रेलिवेंट प्रोविजन है हमारे पास सेक्शन 16 से 21, 16 to 21 ऑफ CPC। मगर इससे भी पहले मैं एक सेक्शन जो है मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो है सेक्शन 15। सेक्शन 15 है कि किस कोर्ट में मुकदमा आप दायर करेंगे, इन विच कोर्ट दी केस शुड बी फाइल्ड या केस वुड बी इंस्टीट्यूटेड, किस कोर्ट के अंदर आपका केस जो है वो दायर होगा। 15 सेक्शन हमें ये बताता है कि कोई भी लोवेस्ट, लफ्ज़ याद रखना, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है आप अपना केस उसमें लेके जाएं कि सबसे निचली अदालत में पहले केस दायर करें जो कॉम्पिटेंट हो। लफ्ज़ कॉम्पिटेंट नहीं भूलना। मिसाल के तौर पर मेरी जो मकान की मालियत है इसके हिसाब से मेरा जो केस है, फॉर एग्जांपल वो लगता है सिविल जज दर्जा अव्वल के पास, ग्रेड 1 के पास, मगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं, मैं ये केस यहाँ पे दायर नहीं करना चाहता, मैं तो डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दायर करूं। तो सेक्शन 15 ने हमें रोक दिया, उसने कहा आपने ऐसा नहीं करना। सेक्शन 15 ने यह कहा कि जो कोर्ट लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट है, जो सबसे निचली अदालत है, पहले वहां तो जाएं, क्योंकि ऊपर की अदालतें पहले ही अपने ऊपर बर्डन लेके बैठी हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, उन पे ओवर बर्डन ना डाला जाए। आप पहले निचली कोर्ट में जाएं, अगर वहां कोई मसला आपका हल नहीं होता तो अपील की शक्ल में आगे चले जाएं या रिवीजन की शक्ल में आगे चले जाएं। तो
15 सेक्शन भी इसमें रेलिवेंट है, जो हमें क्या बताता है कि आप नीचे वाली कोर्ट में जाएं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? नीचे वाली कोर्ट में। अब हम देखते हैं टेरिटोरियल। अब अगली हेडिंग दे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ये क्या होती है? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ये होती है कि जिस इलाके के अंदर मेरी जायदाद है उसी इलाके की मुतलका कोर्ट के अंदर मैं अपना केस दायर करूंगा। अब ये कौन मुतय्यन करता है कि किस कोर्ट को कौन सा इलाका लगता है? ये गवर्नमेंट का काम है, ये आपके लेक्चर का हिस्सा नहीं है। बस आप जहन में ये रखें कि हर कोर्ट को खास इलाके दे दिए गए हैं कि आप इन इलाकों का केस सुन सकती हैं। किसी और एक्स्ट्रा कोई इलाके का केस आए तो आपने नहीं लेना, आपने रिटर्न कर देना है, उसको मुतलका कोर्ट में भेज देना है कि आपका यहाँ पे ये दावा नहीं बनता, आप अगली जगह पे चले जाएं। तो इसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। कि अगर हम इसको ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक देखें तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मीन द टेरिटरी ओवर विच द गवर्नमेंट और सब डिवीजन देयर ऑफ आर कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। इसमें यही कहा गया कि वो इलाकाई हद बंदियां जिनके अंदर या तो गवर्नमेंट खुद या उसकी सब डिवीजन या कोर्ट्स वो जो अथॉरिटी या अख्तियारात रखती हैं उसको टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहते हैं। अगली हेडिंग दें, क्योंकि ये आपको मैं इसलिए लिखवाता हूं कि आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और दूसरा ये कि आप न सिर्फ एलएलबी में ये काम आएगा बल्कि आपकी जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको भी काम आएगा, और जो जुडिशियल इम्तहानात हैं उनमें इसी तरीके से आपने लिख देना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पहली ही अटेम्प्ट में निकल जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और इसके अलावा जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये एक नोट्स की शक्ल बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हम किताबें लिख रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कानून पर, तो बहुत जल्द हमारी जो पहली किताब है वो सीपीसी पे ही आएगी, तो वो अगर आप लेना चाहें तो वो आप खरीद सकते हैं। जैसे ही पब्लिशर से हमारा फाइनल कांटेक्ट होगा, किताब पब्लिश होगी, तो मैं आपको उनका नाम भी बता दूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अगली हेडिंग दे बेसिक फंक्शन ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हम क्यों ऐसा करते हैं कि एक कोर्ट को मखसूस इलाके दे देते हैं? तो इसकी वजह मैं पहले आपको सिंपल समझा दूं। मिसाल के तौर पर खानपुर में 5 कोर्ट्स हैं, वो अपने अपने इलाकों का केस सुन रही हैं, मगर खानपुर की आवाम को एक फोबिया हो जाता है और वो ये कहते हैं हमने तो सिर्फ कोर्ट नंबर 2 पे जाना है, बाकी किसी कोर्ट पे नहीं हमने करना, बाकी सारी कोर्टें वैसी बैठी हैं, और जो 2 नंबर वाली कोर्ट है जिसका जो मार्क 2 किया हुआ है उसके पास जा रहे हैं, या यहां से केस उठाकर रहीम यार खां भाग रहे हैं, या बहावलपुर भाग रहे हैं, या किसी और इलाके में भाग रहे हैं। तो इसलिए लोगों को रोकने के लिए कि हर कोर्ट को खास प्रिस्क्राइब्ड इलाके दे दिए गए, वो अपने इलाकों के केस सुने। तो क्या वजूहात हैं? टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू दी पार्टीज, कि पार्टियों को आसानी हो। अगर एक कानून बन गया कि किस कोर्ट में केस लेके जाना है तो उनको ये पता, पहले 15 ने बता दिया सेक्शन ने कि लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट में जाना, दूसरा कि पार्टियों को पता है मेरे इलाके को ये कोर्ट लगती है। नंबर 2, टू कलेक्ट एविडेंस विद रिगार्ड टू सच जुरिसडिक्शन, कि कई मर्तबा शवाहिद इकट्ठे करने पड़ते हैं, ये देखना पड़ता है कि हाँ इस जमीन से मुतलका मामलात क्या हैं, तो फिर शवाहिद इकट्ठे करने में मुतलका कोर्ट को आसानी होगी। मिसाल के तौर पर जिस कोर्ट के जो इलाके दिए होते हैं, याद रखना वो उस कोर्ट के करीब करीब होते हैं, तो जितना इलाका कोर्ट के करीब होगा उतनी उसको सहूलत होगी अपने ऑफिसर्स को वहां पे भेजने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। अगर कोर्ट से उस प्रॉपर्टी का फासला बहुत दूर है तो कितनी मुश्किल होगी। तो इसलिए जो हमारे पास मुतलका कोर्ट होती है उसके जो प्रिस्क्राइब्ड इलाके होते हैं उन तक उनको पहुंचने में आसानी होती है। आगे, टू एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ये भी आसानी कोर्ट को पड़ जाती है कि केस के हालात क्या है, असल में झगड़ा किया किसने था, तनाजा उठा क्यों था। तो इसके लिए भी आगे है टू एग्जीक्यूट डिक्री अगेंस्ट द जजमेंट डेटर। ये सबसे बड़ी बात है
कि जो एग्जीक्यूशन कोर्ट ने करवानी होती है, अमल दरामद करवाना होता है, जब डिक्री जारी कर दी जाती है, किसी के हक में फैसला आ जाता है और वो शख्स केस जीत जाता है, तो उसकी डिक्री पे, उसके फैसले पे अमल दरामद करवाना है। इसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कहते हैं, ये एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। तो अब कोर्ट को आसानी होगी, अगर वो कोर्ट करीब है तो वहां के तमाम वसाइल को, तमाम जराए को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी टीम को भेजेगी और ये कहेगी कि इस डिक्री पे अमल दरामद करवाओ। तो इसलिए मुतलका कोर्ट को आसानी होगी, क्योंकि जो कोर्ट होती है उसके करीब करीब के इलाके उसको दिए जाते हैं। अगली हेडिंग दें आप, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? देखिए, दो तरह की जायदाद होती है, दो तरह की इंसान की प्रॉपर्टी होती है। देखो, ये पेन है, ये भी तो एक प्रॉपर्टी है ना मेरा मोबाइल है, प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है मेरा, किताबें हैं और चीजें हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल की जा सके, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, हरकत करने वाली प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल कहलाती है, जिसको मनकूला जायदाद कहते हैं, मनकूला व गैर मनकूला, सुना ना लफ्ज। तो एक होती इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जैसे मकान है, दुकानें हैं, हमारे कोई कमर्शियल प्लाजे हैं, मार्केटें हैं, तालाब हैं, इस तरह की कोई भी चीज जो है, जो जमीन है उसके साथ अटैच है, उसको हम उठा के नहीं लेके जा सकते, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, यानी गैर हरकत करने वाली प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब आपसे एक सवाल पेपर में पूछ सकता है, जो फसलें काश्त की जाती हैं, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो ग्रोइंग क्रॉप्स जो होती हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? कि फसलें पूरी जिंदगी तो जमीन से अटैच नहीं रहेंगी ना, जैसे ही पकेंगी हमने उसको फौरी काटना है, जैसे काटेंगे तो उसको एक मकाम से दूसरी जगह बोरियों में डालकर या किसी भी कैरेज में डालकर मुंतकिल कर सकते हैं। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये सेक्शन 16, इसका ताल्लुक है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, यानी जायदादों से, प्लाटों से, मकानों से। पहली हेडिंग दें कि 16A, 16A, इस सेक्शन के तहत हमें यह पता चलता है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और आपसे ये कहे, मैंने अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी करवानी है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे रिकवर करके दो, मुझे वापसी लेके दो, मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरा केस दायर करो, तो आप केस कहां पे दायर करेंगे? तो सेक्शन 16A आपकी रहनुमाई करेगा और वो आपसे कहेगा कि भाई आप केस वहां दायर करें जिसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी सिचुएट है, यानी जिस कोर्ट के दायरा अख्तियार में वो जायदाद आती है, आप उसी इलाके में इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी जायदाद खानपुर में है तो मैं दावा खानपुर में दायर करूंगा, मैं उठकर मुल्तान नहीं चला जाऊंगा। तो 16A क्या कहता है? अगर रिकवरी का मामला, देखो हर चीज में साफ साफ बताता जा रहा हूं क्लियर करके, कि 16A आपसे पूछे रिकवरी का सेक्शन कौन सा है, आप कहेंगे 16A। वो क्या बताता है कि रिकवरी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, लफ्ज इमूवेबल नहीं भूलना, अगर वो है तो आपने कहां दायर करना है? जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट है। अगली हेडिंग दें 16B, ये हमें क्या कहती है कि सूट फॉर पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके पास क्लाइंट आया, मैंने अपनी जायदाद की तकसीम करवानी है, तो वकील साहब मेरा केस जो है आप दायर करें। तो क्या पार्टीशन, 16B किसको डील करता है? पार्टीशन को। ये भी क्या कहता है कि आपने उसी इलाके के अंदर अपना केस दायर करना है जहां पर आपकी जायदाद मौजूद है, किसी और जगह आप केस दायर नहीं कर सकते। अगर आपका केस किसका है? पार्टीशन का। तो हमने 16A में क्या पढ़ा? रिकवरी। 16B में हमने क्या पढ़ा? पार्टीशन। तो रिकवरी का मामला हो या पार्टीशन का हो, तो 16A 16B बिल तरतीब इसके हिसाब से हम वहीं पे दायर करेंगे जिस मुतलका इलाके में वो जायदाद मौजूद है, उसी की कोर्ट में दायर करेंगे। अब हेडिंग दे 16C। तो 16C के तहत क्या? सूट फॉर क्लोजर, सेल, रिडम्पशन
आर चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बस एक अपने जहन में याद रखना, जो 16C है ना, उसके अंदर आपको मुकदमा वहां तो दायर करना ही करना है जहां पे आपकी जायदाद मौजूद है। मगर 16C को बस जहन में रखना, 16C आपको दो तरह की रियायतें और भी दे देता है। वो रियायत क्या देता है? पहली तो आपको पता है कि मैंने ये अपने जहन में असूल बना लें कि मुकदमा दायर वहां पे होता है जायदादों का, प्लाटों का, जमीनों का, मार्केटों का, तालाबों का, किसी भी चीज का जिस इलाके के अंदर वो जायदाद मौजूद है उसकी मुतलका कोर्ट में दायर होगा। मगर 16C में आपको दो रियायतें और दे दी कि भाई आप जहां पे प्रॉपर्टी आपकी सिचुएट है, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है, वहां तो आप कर ही सकते हैं, वो तो आपका राइट है। मगर हम आपको दो रियायतें और दे रहे हैं 16C के तहत। कौन सी? कि अगर आपकी जायदाद का मामला हो फोरक्लोजर का, ठीक है, कि आपकी जायदाद पे कुर्की हो जाती है, सेल हो जाती है, फरोख्त आपने करना है या रिडम्पशन करना है, या चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद पर कोई बार लगा हुआ है उसको आपने मिटाना है, कुछ भी आपकी जायदाद पे कोई कर्जा लिया हो, कोई जमानत दी हो, एनीवन कोई भी चार्ज आपकी जायदाद पर हो, अगर वो केस है तो आप उसको 16C के तहत कहां कहां पे दायर कर सकते हैं? नंबर 1, जहां पे आपकी जायदाद है उसी की मुतलका कोर्ट में। ये तो आपका हक था। दो हक आपको एक्स्ट्रा दे दिए। कहां? इन दी कोर्ट इन हुज, पहली है इन दी कोर्ट इन हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट, ये तो आ गया, तो आपका हक है। दो और आपको एक्स्ट्रा हक दिए, इन दी कोर्ट, ऐसी अदालत में, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, कि जिसकी लोकल जो जुरिसडिक्शन है ऑफ द कोर्ट, द काज ऑफ एक्शन होली और पार्शली अराइज। पहली रियायत का दी कि आप वहां पर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं जहां पर आपका झगड़ा हुआ, बिनाए दावा हुआ, काज ऑफ एक्शन हुआ, जहां पे आपके दावे की बुनियाद बनी, जहां से आपका असल तनाजा शुरू हुआ, उस इलाके में भी आप दायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जायदाद है खानपुर में, मगर तनाजा आपका शुरू होता है रहीम यार खां में, तो आप रहीम यार खां में भी दायर कर सकते हैं। मगर वो कौन से दावे होने चाहिए? दावे खुद ऊपर बता रहे हैं कि वो दावे ये हो, फोरक्लोजर हो, सेल हो, रिडम्पशन हो, या चार्ज हो अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक और रियायत दे दी गई, वो क्या है? इन दी कोर्ट, आप इस कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, कि जिसकी इलाकाई हदूद में द डिफेंडेंट रिजाइड्स, मुद्दा अलह रहता हो, आप जिस पे केस करना चाहते हैं वो शख्स जहां रहता हो, या अगर वहां नहीं रहता तो कैरीज ऑन बिजनेस, वो वहां पे कारोबार करता हो। अगर वो कारोबार भी ना करता हो तो पर्सनली वर्क फॉर गेन, वो वहां पे कोई पर्सनली काम करता है, कोई गेन के लिए करता है। तो देखें, जायदाद के मामले में रूल क्या सीख लेना कि जहां पे आपकी जायदाद है उसी की मुतलका कोर्ट में आपने दावा दायर करना होता है। मगर 16C के तहत आपको दो रियायतें और मिल जाती हैं कि जहां पर आपका काज ऑफ एक्शन हुआ, बिनाए दावा हुआ, झगड़ा जहां से शुरू हुआ, उस जगह पर भी आप दायर कर सकते हैं, या जहां पे मुद्दा अलह डिफेंडेंट, यानी जिसके खिलाफ आप केस करना चाहते हो, वो आपका मुद्दा अलह डिफेंडेंट जहां रहता हो वहां पे कर सकते हैं, या जहां पे वो बिजनेस करता है वहां पे भी कर सकते हैं, या अगर वो कोई पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन के लिए वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप दे 16D। 16D हमें क्या बताता है? वो हमें कहता है सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। 16C हमें यह बताता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई हकूक का तयन करना हो, कोई हकूक देखने कि इस प्रॉपर्टी पे किस किस के हकूक हैं, क्या मामला है, या कोई इंटरेस्ट हो, किसी शख्स को उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस हो, इंटरेस्ट हो या मुनाफा हो, एनीवन कोई भी चीज हो, तो आप अपना मुकदमा कहां दायर करेंगे? इसके अंदर इसमें भी वही चीज आ जाएगी कि जहां पे आपकी जायदाद सिचुएट है। मैंने क्या कहा था? सिर्फ 16C को छोड़कर बाकी सब में आप कहां करेंगे? जहां पर आपकी जायदाद मुतलका वाक़या होती है। तो 16D हमें क्या बताता है कि वो मुकदमात के सूट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट,
ऐसे मुकदमे जिसका ताल्लुक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो। याद रखना 16A, 16B, 16C, 16D अभी तक क्या लेके चल रहा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के मकान, दुकान, इस तरह की चीजें कि जो हरकत ना कर सकती हो। आपको पेपर में गलत स्टेटमेंट बना के देगा कि 16C के तहत हम मूवेबल प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, या A के तहत या D के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी को कर सकते हैं। आप कहेंगे गलत, इनके तहत सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मुकदमा दायर होता है, गैर मनकूला का जो हरकत ना कर सकती हो। तो 16D ने क्या कहा कि जहां पर आपकी जायदाद सिचुएट हो वहीं पर। अगली हेडिंग दे 16E, ये क्या कहता है? ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बयान करता है। देखो A से लेके E तक अभी तक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हरकत ना कर सकती उसके मुतालिक हम चल रहे हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपका पास अगर मुकदमा आता है, कोई क्लाइंट ले आता है, ये कहता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग, कि ये कहता है कि मुझे कोई मुआवजे का केस है जिसका ताल्लुक आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से है, कोई मुआवजा लेना है, कोई ऐसा कोई मसला पड़ गया, कंपनसेशन का ताल्लुक है, तो वकील साहब मेरा मुकदमा दायर कर दे। तो आपके जहन में फौरी क्या आएगा? 16E कि कंपनसेशन का मामला है और जायदाद भी इमूवेबल है, तो आप कहां पे दायर करेंगे? वहीं पे मैंने क्या बताया था, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएट हो। बस रियायत कहां पे दी गई? C में। वहां पर मुकदमा वहां तो दायर करेंगे ही करेंगे जहां पे हमारी जायदाद सिचुएट है। उसके अलावा 2 रियायतें और दे दी गई थी। वो कौन सी थी? जहां पे काज ऑफ एक्शन हुआ, झगड़ा शुरू हुआ, या जहां पे डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हो वो रहता हो, रिजाइड करता हो, या वो कोई वहां पे बिजनेस करता हो, या कोई पर्सनली गेन करता हो, वहां पे भी आप कर सकते हैं। अब अगली हेडिंग दें 16F। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बस F को याद रख लेना। अभी तक आपका E तक, A से E तक क्या चल रहा था? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हरकत नहीं कर सकती। मगर 16F ने क्या कर दिया? फेल कर दिया इस कानून को। ये समझें, इस तरह आप याद रख लें कि A से E तक का जो कानून चल रहा था, जो रूल चल रहा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मुकदमा हम लेकर चल रहे थे, उस कानून को F ने आके फेल कर दिया। F फॉर फेल, कि उसने उसको फेल कर दिया। यानी 16F किसको ले आया? मूवेबल प्रॉपर्टी को, जो हरकत कर सकती हो, जैसे ये पेन, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इसके मुकदमात। तो ये क्या कहती है 16F कि सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट, या तो उसको किसी ने अपने कब्जे में ले रखा हो, और अटैचमेंट, या उसको अटैच कर दिया, प्रॉपर्टी को कुर्की किया हो, यानी अटैचमेंट हो गई हो, तो उसको आप मुकदमा कहां पे दायर करेंगे? 16F के तहत। ये मुकदमा कहां पे होगा? वो भी वहीं पर, कि बल्कि मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। द सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर द डिस्टेंट, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो किसी के कब्जे में हो, और अटैचमेंट, या किसी ने उसको ले रखा हो, अंडर सेक्शन 16F 16F के तरीके शेल बी इंस्टीट्यूटेड, वो जरूर मुकदमा वहां पे दायर होगा वेयर दी प्रॉपर्टी सिचुएट, जहां पे प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी एक बंदे ने कराची में अपने कब्जे में ले रखी है, आपका लैपटॉप छीन लिया, तो आप मुकदमा कहां दायर करेंगे? कराची में जाकर। एक बंदे ने आप सफर कर रहे थे और एक बंदे ने आपका जो बाइक था वो छीन लिया, उसने मुल्तान छीन लिया, आप खानपुर में रहते हैं, तो आप मुकदमा कहां दायर कर सकते हैं? आप मुल्तान जाके कर सकते हैं, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको किसी ने डिस्टेंट कर लिया हो, ठीक है, या उसको क्या अटैचमेंट कर लिया हो। यहां तक का था हमारा 16। तो देखें हमने 16 में क्या देखा? A से F तक देखा। सब में क्या कह दिया गया? जहां प्रॉपर्टी सिचुएट हो वहां पे आप मुकदमा दायर करेंगे, जिस इलाके में आपकी जायदाद मौजूद हो वहां पे करेंगे। मगर 16C में एक बात आपको एक्स्ट्रा 2 इजाजतें दे दी, 2 रियायत दे दी, आप पे तरस खा लिया कि चलो भाई आपको 2 रियायतें और दे सकते हैं, कि अगर आपकी इस तरह का मामला हो, फोरक्लोजर का हो, आपका इस तरह का मामला हो
तो रिकवरी वगैरह के इस तरह, तो सेल का हो, रिडम्पशन का हो, तो वो वाले मामलात अगर हों तो आप 16C के तहत वहां तो मुकदमा दायर करेंगे ही करेंगे जहां पे आपकी जायदाद मौजूद है। इसके अलावा आप वहां पे भी कर सकते हैं जहां पे काज ऑफ एक्शन हुआ, बिनाए दावा हुआ, झगड़ा शुरू हुआ, या जहां पे डिफेंडेंट रहता है जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं वो रहता है, या वो वहां पे बिजनेस करता है, या वो वहां पे पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। यहां तक एक, अब कौन कौन से पॉइंट जहन में याद रखने, पहले ये कि 16 का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है, इसमें ए से लेकर एफ तक है, एफ को छोड़कर बाकी ई तक जो है, एफ को छोड़ के जितने भी हैं, ठीक, वो सारे के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत ना कर सकती हो। बस सिर्फ 16F जो है वो आकर मूवेबल प्रॉपर्टी को डील करता है। और सबका मुकदमा कहां पे दायर होगा, अगली बात क्या याद रखनी है, सबका मुकदमा कहां दायर होगा, जहां पे जायदाद मौजूद है। मगर 16C में क्या रियायत दे दी, 2 रियायतें दे दी, जहां पे काज ऑफ एक्शन हुआ हो, या जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, या पर्सनली फॉर गेन करता हो। ये अब अगली हेडिंग दें, प्रोविजो टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 की प्रोविजन हमें क्या बताती है, कानून हमें क्या कहना चाहता है? वो हमें कहना चाहता है दी प्रोविजो, आपको बल्कि पढ़ के सुना देता हूं, दी प्रोविजो टू सेक्शन 16 प्रोवाइडेड, ये हमें बताता है दैट वेयर दी प्रोविजो इज एप्लीकेबल, जहां जहां पे ये कानून अप्लाई होगा, दी सूट कैन बी फाइल्ड, आप मुकदमे को फाइल कर सकते हैं एट दी प्लेंटिफ ऑप्शन, के मुद्दई जो केस करना चाहता है, यानी मैंने केस करना था, मेरे मकान पे कब्जा हुआ था, उसके ऑप्शन पे, यानी आसिफ के ऑप्शन पे कि आसिफ का केस करना चाहता है, इन दी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन, कि जिसकी जुरिसडिक्शन में, यानी प्लेंटिफ जहां पे चाहेगा, कहां पे मुकदमा दायर होगा, जब प्लेंटिफ चाहेगा, मुद्दई चाहेगा, तो कहां पे चाहेगा? 3 आपको बता दी, पहला जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती हो, दूसरा जहां पे काज ऑफ एक्शन हुआ हो, तीसरा जहां पे आपका जो डिफेंडेंट है वो रिजाइड करता हो, कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, वहां पे आप कर सकते हैं। एक और चीज आपसे पेपर में पूछ लेगा कि काज ऑफ एक्शन तो हुआ मगर होली नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, झगड़ा मुकम्मल वहां पे नहीं हुआ, मगर झगड़ा पार्शली हुआ, जुजवी तौर पे हुआ, झगड़े का कुछ हिस्सा उससे, उस शहर से रिलेट करता है, पार्शली जो है काज ऑफ एक्शन उस इलाके में हुआ, तो क्या आप वहां पर भी मुकदमा दायर कर सकते हैं 16C के तहत? आप कहेंगे हां, चाहे काज ऑफ एक्शन होली हुआ हो, एज ए होल हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो, या काज ऑफ एक्शन पार्शली हुआ हो, पार्टली हुआ हो, जुजवी तौर पर हुआ हो, थोड़ा सा उसका हिस्सा झगड़ा वहां से शुरू हो, उस इलाके में भी आप कर सकते हैं। अब एक और चीज, अगली हेडिंग दें, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16। 16 के तहत प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, कि वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में होना जरूरी है। तो वो प्रॉपर्टी का ताल्लुक क्या हो? 16 क्या कहता है कि वो प्रॉपर्टी गैर मुल्की प्रॉपर्टी ना हो, उस प्रॉपर्टी का ताल्लुक कहां? पाकिस्तान से हो। अब अगली हेडिंग दे, कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजो। 16 सेक्शन को हम कहां कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन होगी तो हम अप्लाई कर सकते हैं? ये वाली कंडीशन होगी तो 16 जो सेक्शन है हमारा CPC का, उसकी हम मदद हासिल कर सकते हैं अगर ये कंडीशन होगी तो। क्या कंडीशंस हैं वो? नंबर 1, द सूट शुड बी टू ऑब्टेन रिलीफ, कि सूट का ताल्लुक हो रिलीफ के लेने से और कंपनसेशन या मुआवजे से फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट इन पाकिस्तान, ऐसी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में मौजूद हो, यानी मुआवजे का केस हो, आपने कंपनसेशन लेना हो या कोई रिलीफ लेना हो, ऐसी प्रॉपर्टी से जो पाकिस्तान में हो, तब 16 सेक्शन आपका अप्लाई होगा। दूसरी शर्त, द प्रॉपर्टी मस्ट बी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ये बड़ा कीमती है कि 16 सेक्शन तब अप्लाई होगा कि जिस बंदे के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर रहे हैं
मुकदमा दायरी करते वक्त आपकी प्रॉपर्टी उस शख्स के कब्जे में हो या उस शख्स ने किसी नुमाइंदे के कब्जे में दे दी हो। यह बड़ा कीमती नुक्ता है। आपसे पेपर में कहेगा कि जब आप मुकदमा दायर करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी जिस डिफेंडेंट के खिलाफ केस दायर करना चाहते हैं उसका लिंक ही नहीं बनता आपकी प्रॉपर्टी से, तो क्या आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे? नहीं। शर्त क्या है कि जिस टाइम मुकदमा दायर कर रहे हो तो प्रॉपर्टी या तो आपके उस डिफेंडेंट के जिसके कब्जे में आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी जाहिद के कब्जे में है, तो मुकदमा दायर करते वक्त मैं देखूंगा कि जाहिद के कब्जे में है, तब मैं जाहिद के खिलाफ करूंगा। या जाहिद ने पहले तो कब्जे में ले रखी थी, मगर जैसे ही पता चला कि आसिफ उसके खिलाफ केस दायर कर रहा है, उसने उठा के अपने कजन को दे दी। तो बेशक कजन को दी, मगर दी तो जाहिद ने ना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि प्रॉपर्टी पे कब्जा केस में कर सकता हूं उसके खिलाफ। तो दूसरी शर्त क्या? पहली शर्त क्या कि प्रॉपर्टी का ताल्लुक रिलीफ से हो और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो। दूसरी शर्त क्या बताई सेक्शन 16 ने कि जब आप मुकदमा दायर करें और जिस शख्स के खिलाफ दायर करें उस वक्त उसका उस प्रॉपर्टी में कोई ना कोई लिंक होना जरूरी है। नंबर 3, द रिलीफ कैन बी ऑब्टेन्ड इंटायरली थ्रू द पर्सनल ओबीडियंस ऑफ द डिफेंडेंट, कि जो आप चाराजोई, जो मदद, जो इस्तदा, जो आप अदालत से रिलीफ हासिल करना चाह रहे हैं, वो टोटली रिलीफ आपके डिफेंडेंट ने देना हो। बड़ा कीमती नुक्ता। मिसाल के तौर के ऊपर मैं केस जाहिद के खिलाफ दायर कर रहा हूं और जाहिद से मेरा रिलीफ बनता ही नहीं। या मिसाल के तौर पर मैं केस दायर करता हूं इमरान पे, कब्जा किया जाहिद ने, जाहिद क्या है? कब्जा करने वाला मेरे मकान पर, किराएदार भी मेरा जाहिद है, लिख पढ़ भी हमारी जाहिद और मेरे दरमियान हुई है, डॉक्यूमेंट भी हमारे आपस में एक दूसरे के, मेरे और जाहिद के दरमियान ये जो है ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी ये डीड हुई। मगर अचानक जाहिद का कजन इमरान आके रहने लग गया मकान में और मैं ये चाहता हूं कि मैं इमरान के खिलाफ केस दायर करूं। नहीं, इमरान से मुझे क्या रिलीफ मिलेगा भाई? वो तो बेचारा वहां पर आकर रहने लग गया। तो उसका मकसद ये तो नहीं कि जो मेरे मकान के करीब से गुजरा वो मेरे मुलजिम होना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं। बल्कि सी के 16 क्या बताता है कि तीसरी शर्त ये कि जिस डिफेंडेंट के खिलाफ आप मुकदमा दायर कर रहे हैं, पहले ये सोचें कि क्या वो आपको रिलीफ देगा या नहीं देगा, पूरा रिलीफ उससे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पता वो बेचारा कोई अनजाना हो और आप किसी और से रिलीफ लेना हो। तो ये चीज है। अब है हमारे पास सेक्शन 16 तो हो गया खत्म, हमने 16 से 21 तक इसमें देखना है, वैसे 20 तक है। अब है सेक्शन 17। वो ये कहता है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। वो कहता है कि एक ऐसी जायदाद है, आपके पास एक शख्स आया, क्लाइंट आया, ये कहता है कि वकील साहब मेरी जायदाद है, मगर उसका आधा हिस्सा तो लगता है कोर्ट ए में, आधा हिस्सा लगता कोर्ट बी में, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस कोर्ट में मुकदमा दायर करूं, मैं आपके पास आया, मेरा मुकदमा दायर कर दे। तो आपको सेक्शन 17 आपकी मदद करेगा कि अगर एक जायदाद को काफी सारी कोर्टें लगती हों, एक से ज्यादा कोर्ट लगती हों, तो आपकी मर्जी जिस कोर्ट में चाहे मुकदमा दायर कर दें, जिस कोर्ट को वो प्रॉपर्टी लगती हो, उस प्रॉपर्टी की जुरिसडिक्शन उस कोर्ट की हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केस आया तो 5 कोर्ट जो थी वो उस प्रॉपर्टी की बाउंड्री के अंदर थी, यानी वो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो 5 तरह की कोर्टों की जुरिसडिक्शन में आती थी। तो मेरा दिल चाहे मैं कोर्ट नंबर ए में कर दूं, दिल चाहे 2 में कर दूं, दिल चाहे 3 में कर दूं, तो जिस कोर्ट के अंदर भी आप करें मगर उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी जुरिसडिक्शन एक से ज्यादा कोर्ट में बनती है, तो आप किसी भी कोर्ट में कर दें जिसकी जुरिसडिक्शन में वो आपकी प्रॉपर्टी आती हो। अब एक और चीज है, वो आपसे ये कहता है कि आपकी मुकदमा तो आपने दायर कर दिया उस कोर्ट में, मिसाल के तौर पे मेरी 3 कोर्टों को लगती थी मेरी जायदाद, मैंने कोर्ट नंबर 2 में उसका मुकदमा दायर कर दिया। आपसे सवाल पूछेगा कि क्या कोर्ट नंबर 2 को अब तमाम अख्तियारात मिल गए, इंटायरली जो है वो कॉग्निजेंस मिल गई है उसकी? आप कहेंगे हाँ। आपसे पूछेगा कि आप कशमकश में थे कि 3 तरह की कोर्टें आपकी जायदाद को लगती हैं, आपने कोर्ट नंबर 2 में कर दिया,
मुकदमा तो दायर कर दिया, अब आपकी जदाद से रिलेटेड जितने हकूक होंगे, जितने मसाइल होंगे, जो कुछ भी होगा, वो क्या उसकी कॉग्निजेंस अब कोर्ट नंबर 2 पे चली गई? आप कहेंगे हाँ 2 पे चली गई। अब अगली हेडिंग दे, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन, यानी 18 सेक्शन, हेडिंग दें 18, सेक्शन 18। वो ये कहता है, 17 में तो हमने ये कहा था कि आपकी जायदाद ऐसी हो जिसको एक से ज्यादा कोर्ट लगती हो। 18 बिल्कुल उसकी उल्ट बात करता है। वो ये कहता है कि अगर एक ऐसा मुकदमा आया कि आपके पास कोई क्लाइंट आया कि वकील साहब मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं पूछ पूछ के थक गया हूं लोगों से कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसका केस कौन सी अदालत में दायर होगा। वो अदालत कहती मेरे पास भी नहीं इसकी जुरिसडिक्शन, वो कहती मेरे पास नहीं, वो कहती मेरे पास नहीं, मैं तो तंग आ चुका हूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो अब ऐसी हालात में कोई भी कोर्ट जिसको ये लगे कि मेरे पास बहुत ग्राउंड हैं या कुछ ऐसे मुस्तनद ग्राउंड हैं कि मैं इसका मुकदमा ले सकती हूं, तो वो कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले लेगी। तो देखें, अगर कोर्ट की कॉग्निजेंस अनसर्टेन है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी कोर्ट उसका मुकदमा ले, तो कोई भी कोर्ट जिसको ये लगता हो कि मेरे पास ग्राउंड हैं और मैं इसका मुकदमा ले सकती हूं, तो वो कोर्ट ले ले, चाहे उसने गलत क्यों ना ले लिया हो, मगर उसको वजह लग रही थी। मगर एक नुक्ता है यहां पर, आपसे पेपर में पूछेगा, सेक्शन 18 के तहत जब एक प्रॉपर्टी की जो जुरिसडिक्शन है वो अनसर्टेन होती है, गैर यकीनी होती, पता नहीं चलता किस कोर्ट में मुकदमा दायर करें, और कोई एक कोर्ट ऐसा समझती है कि इसका मुकदमा मैं ले लूं, तो वो जब मुकदमा लेगी तो क्या वो वजूहात लिखने की पाबंद है, रीजन लिखने की पाबंद है? आप कहेंगे हाँ, वो रीजन लिखने की पाबंद है, वो रीजन जरूर लिखेगी। अगली हेडिंग दे, वैल्यू ऑफ द डिक्री पास्ड अंडर सेक्शन 18। कोर्ट तो थी अनसर्टेन, उसने तो बेचारी ने सोचा चलो मैं किसका भला कर दूं। अब उसने जो डिक्री जारी की, क्या वो गरीबाना डिक्री होगी या कमजोर डिक्री होगी या उसकी वैल्यू ही नहीं होगी? नहीं, बेशक के उस कोर्ट उस प्रॉपर्टी की जुरिसडिक्शन अनसर्टेन थी, मगर जब एक कोर्ट ने उसका चार्ज संभाल लिया, उसका मुकदमा ले लिया, अब उसकी जो जारी करदा डिक्री है वो ही फैक्ट रखेगी कि जो एक ओरिजिनल कोर्ट को जो है अथॉरिटी होती, तो डिक्री में कभी फर्क नहीं आएगा। अब अगला सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, सेक्शन 19, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा कीमती है ये। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सेक्शन के मुताबिक, वेयर ए रॉन्ग इज डन, जहां पर एक गलती हुई होती है, कोई जुर्म हुआ होता है, कोई समझे कि कोई वकूआ हुआ होता है, इज डन टू दी पर्सन, पर्सन से, आर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 19 का ताल्लुक क्या है? शख्स या मूवेबल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर के ऊपर एक ऐसा शख्स है जो रहता तो है कराची में, मगर उसने आपके खिलाफ न्यूज़पेपर के अंदर गलत आपके खिलाफ कोई डिफेमेटरी तरह का आपका मटेरियल आपके खिलाफ लाहौर में छाप दिया। वो रहता कराची में मगर उसने पब्लिश कर दिया लाहौर में, और फिर वो आकर रिजाइड कर लेता है मुल्तान में। तो आप मुकदमा कहाँ दायर कर सकते हो? आपकी मर्जी, चाहे कराची में करो, चाहे मुल्तान में करो, चाहे लाहौर में करो। तो 19 ये कहता है इसका ताल्लुक है शख्स से और मूवेबल प्रॉपर्टी से। ऐसा कोई कि रॉन्ग या तो शख्स से रिलेटेड हो या मूवेबल प्रॉपर्टी से हो, तो सेक्शन 19 काम आता है। और 19 क्या कहता है कि आपने मुकदमा कहां पे दायर करना है? जहां पे वो शख्स रहता हो। तो सूट मे बी ब्रॉट अगेंस्ट, तो सूट हम कहां पे ले आ सकते हैं? वेयर द रॉन्ग इज कमिटेड, जहां पे उसने रॉन्ग किया है, जहां पे उसने डिफेमेटरी मेरे खिलाफ जो है न्यूज़पेपर में खबर लगवाई, वहां पर। और वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड, ये जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है। अब इसको मैं सिंपल सी मिसाल से समझाता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे खिलाफ एक बंदे ने यह कहा कि आसिफ जो है ये झूठे मुकदमात बनाकर और ये जैली तरीके से लोगों की जदादें जो है उन पर कब्जा करवाता है। जिस शख्स ने यह कहा उसका नाम है जाहिद। वो शख्स रहता है लाहौर में और उसने ये वाली बात जाकर
कराची के अंदर मेरे खिलाफ मुकदमा जो है मेरे खिलाफ इस तरह पब्लिश कर दिया या किसी लोगों को सर्कुलर बांट दिया, अब मैं मुकदमा कहाँ दायर कर सकता हूँ? या तो जहाँ पर वो शख्स लाहौर में रहता है, मैं लाहौर जाके मुकदमा दायर कर दूं कि ये शख्स यहाँ पे रहता है, या मैं कराची चला जाऊं और मैं ये कहूं कि इसने कराची के लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया, कराची में इश्तहारात बांटे मेरे खिलाफ, तो मैं वहां पे भी कर सकता हूं। तो मुझे काम कौन देगी? सेक्शन 19 देगी। मगर ये किसका, इसका ताल्लुक किससे है? मूवेबल प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टियां जो हरकत करती हूं। अब एक और चीज है, आपसे सेक्शन 19 के तहत ये पूछ सकता है कि क्या वहां पर भी हम मुकदमा दायर कर सकते हैं कि जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता हो या कैरीज ऑन बिजनेस करता हो या पर्सनली फॉर गेन करता हो? आप कहेंगे हाँ, सिर्फ वहां पे नहीं करेंगे जहां पर रॉन्ग कमिट हुआ है। उसने मेरे खिलाफ जो थे कराची में इश्तेहार बांटे थे, मैं वहां तो कर सकता हूँ। लाहौर में वो रहता है, मैं वहां पे भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मुल्तान में वो जॉब के लिए जाता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, ठीक है, तो मैं मुल्तान भी कर सकता हूँ। तो जहां पे वो कारोबार करता है वहां पर भी, जहां पे रिजाइड करता है वहां पर भी, या जहां पे उसने मेरे खिलाफ रॉन्ग किया था वहां पर भी, या कहीं पर जाके वो आरजी तौर पे भी रिहाइश रखता है, मैं वहां पे भी कर सकता हूं। अब हेडिंग दे ऑल अदर सूट। ऑल अदर सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिसडिक्शन। तो बाकी मुकदमा कहां पे दायर होंगे, कहां पर? अब ये देखें, मैं पढ़ के बता देता हूं। ये 5 तरह की बातें हैं। पहला, द डिफेंडेंट एक्चुअली आर वॉलेंटरी रिजाइड। जो अभी तक हमने पढ़े मुकदमात, उनको छोड़कर बाकी कोई मुकदमात हों, वो कहां पे दायर होंगे? तो आप लेक्चर को रिपीट कर लें और सुन लें मैंने क्या क्या पढ़ाया। उसके अलावा कोई और तरह के मुकदमात आ जाएं तो वो कहां पे दायर हो सकते हैं? 5 जगह तरह वो दायर हो सकते हैं। पहला, द डिफेंडेंट एक्चुअली, जहां पर डिफेंडेंट मुद्दा अलग जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, वो एक्चुअली आर वॉलेंटरी रिजाइड, जानबूझकर वहां पे रहता हो, अपनी मर्जी से रहता हो, वहां पे कर सकते हैं। नंबर 2, डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, या रहता नहीं मगर कारोबार करता है, जिस तरह मुल्तान में वो कारोबार कर रहा था। नंबर 3, द डिफेंडेंट पर्सनली फॉर गेन, कोई काम कर रहा गेन के लिए, या वेयर द सेवरल डिफेंडेंट रिजाइडिंग, एक से ज्यादा मुद्दा लय हैं, एक से ज्यादा लोग हैं जिनके खिलाफ आप केस करते हैं, एट डिफरेंट प्लेसेस, मगर वो मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, या वेयर द कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्शली अराइजेस, या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ। अब इसको सिंपल से लफ्जों में क्या समझाऊं? मुकदमा आप कहां पे कर सकते हैं जिस भी नेचर का हो? नंबर 1, जहां पे आपका डिफेंडेंट रहता हो, या बिजनेस करता हो, या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो, या जहां पे काज ऑफ एक्शन होली या पार्शली हुआ हो, या एक से ज्यादा डिफेंडेंट अगर हो। मिसाल के तौर पे आपके केस में 5 डिफेंडेंट है, एक रहता है खानपुर, दूसरा रहता है भावलपुर, तीसरा रहता है रहीम यार खां, चौथा रहता है लियाकतपुर और 5वां रहता है अहमदपुर शर्किया। अब आपकी मर्जी है उन 5 को जो भी आप इलाका तजवीज़ करें। आप चाहते हैं कि मैं इसके खिलाफ केस रहीम यार खां दाखिल करता हूं क्योंकि एक मेरा मुद्दा अलग है, एक मेरा डिफेंडेंट रहीम यार खां तो रहता है, तो आप रहीम यार खां जाए केस दायर कर दें, आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो किसी भी एक डिफेंडेंट के शहर में जाकर आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब हेडिंग दे प्लेस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स और वर्क फॉर गेन। मीनिंग ऑफ रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? रिहाइश कहते हैं किसको? नॉर्मली जहां पे कोई शख्स खाता है, पीता है, सोता है, उसको हम उसकी रेजिडेंस कहते हैं। अब एक और चीज, ये अब छोटे छोटे नुक्ते जो मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पेपर में पूछेगा कि एक शख्स ने बिल्कुल आर्जी रिहाइश रखी, टेम्परेरी रिहाइश रखी, अब उसका पता नहीं चल रहा वो कहां चला गया, तो क्या आपको पता चलता है कि शख्स ने आर्जी तौर पे यहां पर रिहाइश रखी थी कुछ दिनों के लिए, तो उस इलाके में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। फिर आपसे एक और नुक्ता पूछेगा कि पर्सन विद नो परमानेंट रेजिडेंस, एक शख्स है जिसकी कोई जगह मुतय्यन नहीं है, वो खाना बदोश है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, आप मुकदमा कहां दायर करेंगे? जहां उसको आखिरी मर्तबा देखा गया हो वहां पे आप दायर कर दें। डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस का क्या मतलब है?
क्या खुद काम करे या अपने एजेंट के जरिए भी करवा सकता हो? तो हां, आपसे पेपर में पूछेगा, जो हमने ये कहा कि या तो मुकदमा वहां पे दायर करें जहां पे कैरीज ऑन बिजनेस करता है, या डिफेंडेंट जो है एक्चुअली रिजाइड करता है, रहता है, या कैरी ऑन बिजनेस। तो आपसे नुक्ता निकाल लेगा पेपर में कि कैरी ऑन बिजनेस का मतलब ये है कि वो बंदा खुद, यानी जाहिद जो है जिसके खिलाफ आसिफ केस दायर कर रहा है, क्या खुद जाहिद का उस इलाके में कारोबार करना जरूरी है, या जाहिद का कोई एजेंट भी कारोबार कर सकता है? मिसाल के तौर पर मेरे मकान पे जाहिद ने कब्जा किया और जाहिद तो मुझे नहीं मिल रहा, मगर मुझे पता चला कि जाहिद ने एक कारोबार किया हुआ है मुल्तान में और अपना एक एजेंट वहां पे छोड़ा हुआ है, तो क्या मैं वहां पे केस दायर कर सकता हूं? बिल्कुल। क्यों? कि जाहिद मुझे भी नहीं मिल रहा, अब उसका एजेंट है, मैं वहां पे कर सकता हूं। नेक्स्ट, आपसे कहेगा कि क्या जो कारपोरेशन है एक ऐसी बिजनेस, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय कारपोरेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 20, सेक्शन 20 की एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है उसके मुताबिक एक कारपोरेशन शैल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस। एक कारपोरेशन को हम ऐसा तस्वुर कर लेंगे कि वो बिजनेस करती है एट प्लेस, उस जगह पर, ऑफ इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस, जहां पे उसको अकेला तनहा ऑफिस हो, इन दी पाकिस्तान, पाकिस्तान में, एंड इट मस्ट बी सूड एट दैट प्लेस, तब हम उसका मुकदमा वहां पे दायर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में आपसे पेपर में पूछेगा कि अगर कोई ऐसी कारपोरेशन है जिसका एक ही प्रिंसिपल ऑफिस है, मैंने कारपोरेशन बनाई मुल्तान में और उसका प्रिंसिपल ऑफिस मुल्तान में, सोल कारपोरेशन है, अकेली कारपोरेशन है, तो क्या मैं मुकदमा मुल्तान में दायर कर सकता हूं? हाँ। क्यों? कि मुल्तान पाकिस्तान में आता है। एक और आपसे नुक्ता पूछेगा, अगर एक ऐसी जगह है, ऐसी कारपोरेशन है, या ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई बॉडी है जिसके मुख्तलिफ तरह के जगह पे उसके छोटे छोटे ऑफिस हैं, कुछ ऑफिस उसके मुल्तान में हैं, कोई भावलपुर में, रहीम यार खां में, लाहौर में, तो क्या हम उसके किसी भी ऑफिस में जहां पे उसने कोई काज ऑफ एक्शन किया वहां पे मुकदमा दायर कर सकते हैं? मसलन एक कारपोरेशन है, उसका प्रिंसिपल ऑफिस तो है इस्लामाबाद में, बाकी पूरे पंजाब में उसकी ब्रांचें फैली हुई हैं, और उसकी ब्रांच जो कसूर में है, कसूर वाली ब्रांच के अंदर किसी शख्स ने कोई जुर्म कर दिया होता है, कोई वहां पे काज ऑफ एक्शन होता है, तो क्या अब आप मुकदमा उठाकर प्रिंसिपल ऑफिस इस्लामाबाद लेकर जाएंगे? क्या वहां पे मुकदमा दायर करेंगे, या कसूर के इलाके में भी हो सकता है? हाँ, जहां पे उसका दूसरा ऑफिस हो, उसकी है ब्रांचेज हो, वहां पे भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं अगर आपका काज ऑफ एक्शन उस इलाके के से रिलेटेड हो। आपसे अब ये कहेगा, अगर एक से ज्यादा आपके डिफेंडेंट हों तब आप क्या करेंगे? तो बड़ा कीमती है कि एक से ज्यादा आपके डिफेंडेंट है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, अब आप किस कोर्ट में जाके करेंगे? अब ये तो नहीं कि आप मुकदमा जाके लाहौर भी करें, मुल्तान भी करें, जहां जहां आपके जो है आपके डिफेंडेंट रहते हैं वहां पे मुकदमा दायर करें, हर शहर में आपको जाना पड़ेगा? नहीं। आप क्या करें, तमाम जितने डिफेंडेंट है, पहला तो ये है कि पहला ऑप्शन आपके पास ये कि आपके फॉर एग्जांपल 5 डिफेंडेंट हैं, वो मुख्तलिफ 5 शहरों में रहते हैं, आप उनमें के पास चले जाएं, उनसे कहें भाई मुझे बताओ, क्या इजाज़त दे दो कि क्या सब के सब तुम राज़ी हो कि मैं तुम्हारा मुकदमा जो है वो दायर कर दूं रहीम यार खां में, जहाँ पे डिफेंडेंट नंबर 1 रहता है? अगर वो इजाज़त दे दें, ठीक है जी आप वहाँ पे कर दें, तो आप वहाँ पे मुकदमा दायर कर दें। या आप कोर्ट को जाके कहें, जिस कोर्ट में कोई ना कोई डिफेंडेंट रहता हो, मसलन मेरा डिफेंडेंट लियाकतपुर में भी रहता है, तो मैं लियाकतपुर वाली कोर्ट में अगर केस दायर करना चाहता हूं तो मैं लियाकतपुर वाली कोर्ट में लीव लूंगा, इजाज़त लूंगा कि जज साहब मेरे जो डिफेंडेंट है वो पूरे के पूरे डिवीज़न भावलपुर की हर तहसील में रहते हैं, मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मेरा एक डिफेंडेंट आपके इलाके लियाकतपुर में भी रहता है, तो मुझे इजाज़त दें कि मैं लियाकतपुर में मुकदमा दायर करूं और उन सब के पास आप जो है उन तक इतला भेजें कि वो सब के सब लियाकतपुर आया करें पेशी पर, उनका मुकदमा यहाँ पर है। तो कोर्ट अगर इजाज़त दे देती है
तो आपका मुकदमा कहाँ दायर होगा, लियाकतपुर में हो जाएगा, और बाकी जितने हैं वो वहां पे आएंगे। अब बड़ा कीमती है, वो कहता है कि डिसीजन ऑफ कोर्ट विदाउट टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। आपसे पेपर में सवाल बना के पूछेगा, अगर तो आप ये बताएं कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन थी ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? देखें, आपसे ये कहेगा कि कोर्ट को जुरिसडिक्शन थी ही नहीं और कोर्ट ने, आपने उसके अंदर मुकदमा दायर कर दिया, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन उसको नहीं लगती थी, तो क्या, या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं लगती थी, तो क्या केस उस पर चल पड़ा और ऑब्जेक्शन राइज नहीं किया गया, तो क्या आपका जो मुकदमा चल रहा है उसको अब दोबारा ख़त्म कर दिया जाएगा? सिंपल वर्ड में, मिसाल के तौर के ऊपर, जो मैं लियाकतपुर केस दायर करने के लिए गया था, लियाकतपुर वाली कोर्ट की अथॉरिटी नहीं थी कि इतनी बड़ी जायदाद का मुकदमा सुन ले, मगर मैंने वहां पे मुकदमा दायर कर दिया और डिफेंडेंटों ने, मुद्दा अलैहम ने कोई एतराज़ ना किया, तो क्या वो बाद में एतराज़ कर सकते हैं? नहीं। याद रखना, जब भी एतराज़ करना होगा अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे करना पड़ेगा, कि जैसे ही आपको पता चला, क्योंकि वकील, आपने वकील तो किया होगा ना, तो आपके वकील को तो सब कुछ पता है, तो जब आपका वकील ही खामोश हो चुका है तो फिर आप बाद में इस पे ऑब्जेक्शन नहीं राइज कर सकते। हाँ, अगर करेंगे तो फिर आपको पूरे ग्राउंड बताने पड़ेंगे, आपने पहले मुकदमे में कि ये ऑब्जेक्शन क्यों राइज नहीं किया, और अदालत को तसल्ली हुई तो आपकी बात सुनेगी, वरना नहीं। अब देखें, हमने आज क्या देखा? हमने ये देखा, छोटी सी बात है, मैं सारे लेक्चर को 2-3 लाइनों में इंशाअल्लाह ताला जो है आपको सुकेट देते हैं। हमने ये देखा, जायदादों वगैरह के मामला, वो बेशक मूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी लैपटॉप, मोबाइल वगैरह ये, या हमारे जो हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे दुकानें, मकान, बिल्डिंगें शिल्डिंगें, ये जो चीज़ें हैं, इनके मुकदमे कहाँ पे दायर होते हैं? बस सब के मुकदमात वहाँ पे दायर होंगे जहाँ पर जायदाद मौजूद है, उसी मुतलका कोर्ट में। मगर 16C ये कहता है कि आपका मुकदमा, अगर तो आपको मैं 2 रियायतें देता हूं, अगर तो आपका दिल मानता है तो वहां पर करने जो आपको पहला हक है कि जहां पे जायदाद आपकी सिचुएट है। अगर वहां पे नहीं है, नहीं करना चाहते, तो फिर आप वहां पे मुकदमा दायर कर दें कि जिस जगह के ऊपर आपका डिफेंडेंट रहता हो, या कैरीज ऑन बिजनेस करता हो, या पर्सनली फॉर गेन करता हो, या जहां पे काज ऑफ एक्शन होली या पार्शली हुआ हो, जहां पे झगड़ा मुकम्मल या जुज़वी तौर पे हो, वहां पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास 16A से 16E तक जो है, ये सारे के सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर हरकत करने वाले जायदादों से ताल्लुक रखता है। 16F ने फेल कर दिया A से लेकर E तक के तमाम कवानीन को। क्यों? कि A से E तक क्या लेकर आ रहे थे? इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मगर 16F ने आकर इमूवेबल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किस में कर दिया? मूवेबल प्रॉपर्टी को। और एंड में कि अगर आपकी कोर्ट को जुरिसडिक्शन नहीं थी और वो मुकदमा सुनती है, तो क्या उसकी डिग्री वैलिड होगी? अगर आप, हाँ, उसकी डिग्री वैलिड होगी अगर आपने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। फिर 16 सेक्शन ने तो मैं ये बता दिया। 17 सेक्शन ने क्या कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी जो एक से ज्यादा आपकी कोर्टें लगती हैं, कोर्ट ए, कोर्ट बी, कोर्ट सी, इन सब की हदूद के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आती है, तो आप कहां पे मुकदमा दायर करें? जहां आपका दिल चाहे, जिस कोर्ट को आपकी प्रॉपर्टी लगती है। मैं कोर्ट नंबर 3 में जाके कर दूं क्योंकि 3 कोर्टें लगती है, कोर्ट नंबर 1 में कर दूं, मेरी मर्जी। 18 ने क्या कहा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं कि मैं किस कोर्ट में करूं, तो कोई भी कोर्ट आप पे तरस खा ले और वो ये कह दे कि मेरे पास इतनी वजूहात हैं कि मैं इसका मुकदमा सुन सकती हूं, तो वो वजूहात लिखने की पाबंद होगी, मुकदमा आपका सुनेगी, उसकी जो डिग्री जारी होगी वो वैलिड होगी। टाइम बहुत हो चुका है, बस यहीं तक हमने किया। तो ये लेक्चर बहुत कीमती हैं, सदका जारिया की नीयत से खुद भी सुने और आगे भी इसको आप जो है शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।